नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, हमने जो कल बातें की थी वह चैप्टर सेकंड जो सॉल्यूशन नाम का जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में वो फिनिश किया था, कंप्लीट किया था। और साथ ही आपको होमवर्क के रूप में हमने ये भी कहा था कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जो कि क्लास 12th का चैप्टर 10 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, हेलो एल्केन का। इसमें मैंने होमवर्क में दिया था कि आपको कुछ 11th की ऑर्गेनिक के बारे में कुछ जानकारी मालूम होनी चाहिए, तो उन्हें रिवाइज करके आना, समावयवता के बारे में पढ़ के आना, क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ के आना, आइसोमेरिज्म यानी आईपीएसी के बारे में पढ़ के आना, और स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में पढ़ के आना, विदलन के बारे में पढ़ के आना। बहुत सारी बातें की थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इस क्लास को समझने से पहले आपने पिछली क्लास को रिवाइज किया होगा, 11वीं क्लास को रिवाइज किया होगा, ऑर्गेनिक को समझा होगा। स्टूडेंट, आप डायरेक्ट इस क्लास में आते हो, इस क्लास को समझते हो, तो ये क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी जब तक आप 11वीं क्लास को समझ के नहीं आओगे और 11वीं क्लास को अपने साथ लेके नहीं आओगे। कहने से मतलब ये है कि 11वीं क्लास में जो ऑर्गेनिक में पढ़ा है आपने, स्ट्रक्चर फार्मूला, विदलन, बहुत सारी बातें बताई थी मैंने कल भी, तो वो आप रिवाइज करके आए तभी आप इस क्लास को समझेंगे। यदि आपने इस क्लास को समझना चाहा तो आपको ये क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकेगी जब तक आप उस क्लास को नहीं समझेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट, आज हम बातें करते हैं हेलो एल्केन और एल्कीन। हेलो एल्कीन स्टूडेंट, आज हम कुछ सामान्य बातें करते हैं कि आपने होमवर्क में जो दिया था हमने वो आपने रिवाइज किया नहीं किया, तो स्टूडेंट उन हल्की हल्की बातें करते हैं क्योंकि इन बातों का होना उचित होता है, क्योंकि इन्हीं का यूज कहीं ना कहीं प्रयोग में होगा, कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, इनका यूज करना पड़ेगा बीच बीच में। तो आप वहाँ पूछोगे सर ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि आपने पिछली क्लास को शायद रिवाइज किया हो, नहीं किया हो। तो हल्की हल्की बातें कर लेते हैं 11वीं क्लास की। कल से जो बातें करेंगे वो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। क्लियर? तो उसमें बीच में रुकावट नहीं आती। स्टूडेंट, हमने बताया था स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक में सबसे पहले कार्बन की परमाणु संख्या थी। कार्बन की परमाणु संख्या होती है तो हम उसे बताते हैं कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या को हम कहते हैं, इसी हम कार्बन परमाणु संख्या और एल के बारे में पढ़ चुके हैं। एल और कार्बन परमाणु संख्या हम 10th क्लास से ही सीख जाते हैं। बहुत सारी बातें करते हैं कि एल्क क्या होते हैं, एल को समझना होता है। एल्क जो ये मैथ एथ प्रो ब्यूट जो एल्क होते हैं और कार्बन की संख्या के आधार पर इनका चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जरा समझें स्टूडेंट, यहाँ पर जो कार्बन की यदि संख्या एक होती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ध्यान रखना कि क्या लगाते हैं मैथ। हमने यहाँ कार्बन की बातें क्यों की है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो किससे संबंधित होगी स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे संबंधित है? कार्बन से संबंधित है। क्लियर? तो कार्बन के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो बहुत सारी बातें होती है। क्लियर? कार्बन में श्रृंखला गुण पाया जाता है, बहुत सारी बातें पढ़ी थी आपने 10वीं क्लास से लेकर। तो स्टूडेंट बातें करें कि कार्बन यदि एक होता है तो मैथ लगाते हैं, एल के रूप में मैथ का प्रयोग करते हैं, कार्बन 2 होते हैं एफ का प्रयोग करते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से समझा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये टेबल आपने बनाई होगी फेयर में और ये आपने समझे भी होंगे। स्टूडेंट, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस क्लास को समझने से पहले ये जो बातें होंगी दो चैप्टर या दो पेज अपनी फेयर कॉपी में छोड़ देना आगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फेयर में आप 2 पेज छोड़ना, उसमें 2 पेज में हम 11th की जो हल्की हल्की बातें प्रयोग में आती रहेंगी हम उन्हें बीच बीच में यूज कराते रहेंगे। मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट आप इसे फेयर में नोट करने से पहले क्या करोगे, कल की जो क्लास है उसे हम फेयर में नोट कराने से पहले क्या कराएंगे, 2 पेज छुड़वाएंगे, जिससे कि आप पहले पेज पर ये उतारोगे। उसके बाद जैसे जैसे 11वीं क्लास का कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा हम उसकी बातें भी करते रहेंगे, उसे भी उतरवाएंगे। तो स्टूडेंट समझें, ये आपने सीखे हैं कि 9th तक पढ़े हैं। नॉन होता है, डैक होता है, अगर कार्बन 11 होते हैं तो अनडैक बोलते हैं, 12 होता है तो डूडैक बोलते हैं। तो स्टूडेंट आप बातें कर सकते हो, लिख सकते हो, आप फिर नोट कर लेना। उसके बाद क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं स्टूडेंट, हमने बताया था किसी कार्बनिक यौगिक में किसी हाइड्रोजन को, किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को हटाकर कोई समूह ऐसा जुड़ जाए जिसमें एक विशेष गुण आ जाता है, उस यौगिक में विशेष गुण आ जाता है, उसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ये बातें की थी स्टूडेंट। ये यहाँ पर जो ये चिन्ह जो बनाए हुए हैं ये माइनस का चिन्ह नहीं होता, आप जानते हैं ये किसका होता है, सिंगल बॉन्ड का होता है। क्लियर? ये क्या है, डबल बॉन्ड का होता है। इसे आप माइनस में समझे, कुछ स्टूडेंट इसे माइनस समझ लेते हैं कि माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है ना, जो नए नए आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह अगर ये है, अगर किसी में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स की बातें करते हैं। आपने सीखा था केमिस्ट्री में, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप पिछली क्लास को समझो, वो आपका वो है, आपको समझना है तो आप पिछली क्लास को समझ के आओगे। तो प्रीफिक्स में बातें की, प्रीफिक्स जो लगाओगे इसके लिए कार्बोक्सी लगाओगे, इसके लिए क्या लगाओगे, ऑइक एसिड। क्लियर। तो प्रीफिक्स जो आगे लगे जाते हैं और ये अनुलग्न जो सफिक्स जो होते हैं वो पीछे लगाए जाते हैं। ये आप फेयर में नोट करना, आप पढ़ चुके होंगे, ने फेयर में नोट कर लेना, जो जगह बची है आपके 2 पेज छुड़वाए हैं उसमें करना है। आप जानते हो डबल बॉन्ड जब आता है तो उसमें प्रीफिक्स नहीं लगाते, वो केवल क्या लगाते हैं, सफिक्स। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या लगाते हैं, आइन। तो यहाँ पर प्रीफिक्स, इनमें प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं होता। क्लियर। इनमें सफिक्स लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, सफिक्स। स्टूडेंट यहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप जो लिखे हुए हैं हमारे पास, वो एक सिस्टम में लिखे हुए हैं। स्टूडेंट फंक्शन ग्रुप जो लिखे हुए हैं, हमने एक सिस्टम में लिखे हुए हैं कि कहीं किसी कार्बनिक यौगिक में अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या होता है, चुनाव करना होता है कि किसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, किसको कम वरीयता दी जाती है। तो स्टूडेंट वरीयता क्रम का जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा वरीयता क्रम किसको दी जाती है, इसको दी जाती है, फिर से कम इसको, फिर से कम इसको, फिर से कम इसको। कहने से मतलब ये है, सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी जाती है वो किसको दी जाती है, ऊपर की तरफ होती है। सबसे कम वरीयता जो दी जाती है नीचे की तरफ होती है। क्लियर। स्टूडेंट आपने ये भी सीखा है कि इन डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो तो इनमें हमेशा क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स नहीं लगाते। क्या लगाते, प्रीफिक्स नहीं लगाते। स्टूडेंट अब बातें करें कि प्रतिस्थापित समूह क्या होते हैं और पूलगन क्या होते हैं। जरा मैं हल्की हल्की बातें यहाँ पे भी 2 बातें और कर लेता हूँ कि सिग्मा, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। और पहले ये जाने सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको पढ़ाया था मैंने कि जो फेस टू फेस ओवरलैपिंग करते हैं वह सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ऐसा क्यों होता है वो आपने सीखा है कि फेस टू फेस ओवरलैपिंग करने में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, साइड वाइज अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो ये आपने बहुत सारी वजह सीखी थी। तो स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड में जो होते हैं वो कै सिग्मा होते हैं, सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, 1 सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड की बात करूं तो 1 सिग्मा बनता है पहले, फिर क्या बनेगा, पाई बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड की बातें करूं तो 1 सिग्मा और ये पाई और ये पाई, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड में कै पाई, 2 पाई। उसके बाद सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। ये आपने सीखा है। स्टूडेंट अब बातें करते हैं जो प्रतिस्थापित समूह है वो क्या होते हैं, जरा समझे। स्टूडेंट किसी कार्बनिक यौगिक में यदि कोई, किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक की बात करते हैं यहाँ पर हम, किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में यदि कोई परमाणु या तत्वों का समूह, परमाणुओं का समूह किसी हाइड्रोजन को हटाकर, या तो 1 हाइड्रोजन को हटाकर, या 2 हाइड्रोजन को हटाकर, या 2 से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर क्या हो जाए, खुद जुड़ जाए, तो वहाँ पर जो जुड़ जाता है इसे बोलते हैं प्रतिस्थापित समूह। बोलते हैं कि किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में अगर 1 या 1 से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर कोई समूह या कोई परमाणु जुड़ता है तो प्रतिस्थापित समूह कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो बातें करते हैं हम एक्स की, जो बातें करते हैं एक्स क्या है, हैलोजन है। एक्स क्या है, हैलोजन। ध्यान रखना एक्स हम हैलोजन के लिए लिखते हैं। और हैलोजन में कौन कौन आते हैं आपने सीखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, हैलोजन्स कहलाते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट हम जानते हैं इसके लिए जो पूर्व लगन लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। हैलोजन के लिए अगर एफ आ रहा है यानी फ्लोरीन आ रहा है तो उसके लिए लगाते हैं फ्लोरो, और सीएल आ रहा था क्लोरो। ये आपने ब्रोमो के लिए बीआर सीखा, ये आपने सीखा था। स्टूडेंट हैलोजन हमें यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको सीखना है, क्योंकि इसमें हैलो एल्केन में सबसे पहले हमें हैलोजन की जरूरत पड़ेगी। और एल्केन का मतलब होता है एल, कार्बन की संख्या की मालूम पड़ेगी, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड से है, इसलिए ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं, हैलोजन्स और एलिक और एन। क्लियर। वो हम कल से बातें करेंगे, आज कुछ बेसिक बातें चल रही हैं। स्टूडेंट अगर NO2 होगा तो हम उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं नाइट्रो, और OR होगा तो एलॉक्सी, और R होगा तो एल्की। स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं समझ पाते कि R क्या है और X क्या है। जरा समझे, X का मतलब होता है हैलोजन कंपाउंड से, हैलोजन एलिमेंट से, और जो R जो होती है वो होती है कार्बन चेन। R जो होती है वो क्या होती है, कार्बन चेन। क्या होती है, कार्बन चेन। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास ये है कोई कंपाउंड CH3 CH2 OH, तो ये जो चेन है इसे हम बोलते हैं R, और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप।
क्लियर। तो ये R कार्बन चेन है, 2 कार्बन की चेन है, और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो हम इसे लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड OH। तो R हमेशा कार्बन चेन को प्रदर्शित करती है, वो आपने सीखा है, समझा है। स्टूडेंट अब हम बातें करते हैं एक कार्बन परमाणुओं के प्रकार के बारे में कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपने सीखा था, पढ़ा भी था, थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, जरा समझे। स्टूडेंट 1 डिग्री कार्बन उसे कहते हैं कि यदि कोई कार्बन परमाणु कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, वो जितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है वो इतने ही डिग्री का कार्बन कहलाता है। जैसे समझे, इस कार्बन की मैं बातें करूं तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट का मतलब इसका पड़ोसी कितने कार्बन है, 1 कार्बन, इसका मतलब ये क्या डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं, नाम और देते हैं, आपने सीख रखा है प्राइमरी, क्या नाम दे रखे हैं, प्राइमरी, क्लियर। उसके बाद यदि हम इस कार्बन की बातें करें, इस कार्बन में कितने कार्बन पड़ोसी कार्बन है, एक तो ये पड़ोसी हो, एक ये पड़ोसी हो गया, 2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, तो ये क्या डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी, किसके लिए प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी, बात समझ में आती है। उसके बाद इस कार्बन में बात करूं तो ये कार्बन देखो स्टूडेंट, एक तो इधर से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, और एक नीचे वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। तो इसका मतलब एक कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। इसकी मुझे बात करें तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, एक इधर से 2 डिग्री हो जाएगा, कितना, 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। आपने जाना है, अब तो कर दोगे, ये कितना डिग्री है, 4 डिग्री, एक तो ऊपर की तरफ, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। इस कार्बन की बात करूं तो एक ऊपर की तरफ, एक इधर, 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, ये आपने जाना है, सीख चुके हैं। 4 डिग्री कार्बन होता नहीं है स्टूडेंट्स, वैसे हमें 3 डिग्री तक मालूम पड़ती है। 3 डिग्री क्या, 3 डिग्री के लिए बोलते हैं टर्शरी, और अगर 4 डिग्री हो तो उसके लिए बोलते हैं क्वार्टरनरी। स्टूडेंट आपने सीखा है, यदि इसमें मान लिया जाए मेरे पास ये चेन है CH3 CH2, और मैं हेलोजन की बातें करूं, इसकी बातें करूं हेलोजन्स की, हेलोजन्स में आप कोई भी ले सकते हो, ब्रोमो जोड़ सकते हो, आयोडो जोड़ सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो स्टूडेंट हेलोजन कितने कौन से कार्बन से जुड़ा है, ये कितने डिग्री का कार्बन है, देखो उसका पड़ोसी 1 कार्बन है, तो ये 1 डिग्री हो गया। हम बोलते हैं कि ये जो हेलो एल्केन है, ये कौन है, हेलो है, ये कौन है, हेलोजन है, और ये कौन है, एल्क है, और बीच में क्या है, एन है, सिंगल बॉन्ड है। हम बोलते हैं ये कैसे कार्बन का जुड़ा है, प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। हेलो की जगह लेते हैं Br जोड़ दें, यहाँ बोलेंगे ब्रोमो एल्केन, और यदि हम क्या जोड़ दें, फ्लो, तो फ्लोरो एल्केन। ये आपने सीखा है, समझा है, क्लियर। स्टूडेंट नाइट्रोजन में क्या होता है, एमिनो ग्रुप में जो ये एमाइड ग्रुप होता है, इसमें जरा समझे, कुछ एग्जांपल्स की बातें करते हैं हम। तो नाइट्रोजन में क्या, एमाइड ग्रुप में क्या होता है उसे समझे। हमारे पास एग्जांपल मान लिए, मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, CH3 NH2, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 CH3 NH2, और CH3 CH3 और NH2, क्लियर। तो स्टूडेंट मुझे बताइए कि यह कितने डिग्री होगा, उसको समझेंगे हम। यहाँ पर स्टूडेंट देखें, जरा समझें कि यहाँ पर ये कितने, जो नाइट्रोजन, यहाँ पर एमाइड, ये NH2 क्या ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, कौन ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। तो ध्यान रखना, एमाइड ग्रुप में क्या होता है स्टूडेंट्स कि कार्बन से डायरेक्ट, यानी सॉरी नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, वो क्या कहलाता है, उसकी डिग्री कहलाती है, क्लियर। क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। कार्बन यानी नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो उसकी डिग्री कहलाती है, क्लियर। बात समझ में आती है यहाँ तक। अब स्टूडेंट बातें करें, देखो समझे, यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए, 1, तो ये क्या डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री, क्या हो जाएगा 1 डिग्री, यानी प्राइमरी, क्या नाम देंगे इसे, प्राइमरी एमाइन, क्या नाम देंगे, एमाइन, प्राइमरी एमाइन। यहाँ देखो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, 1 ही कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो बोलेंगे प्राइमरी। यहाँ देखो नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 ही कार्बन जुड़ा हुआ, तो हम बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे, प्राइमरी, क्लियर। तो इसमें भी देखो डायरेक्ट 1 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ये डायरेक्ट, क्लियर, तो प्राइमरी बोलेंगे। यदि स्टूडेंट ऐसा हो जाए तो हम कैसे करेंगे, मैं जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इस तरीका से हो जाए तो हम बोलेंगे ये कैसा है, वो समझेंगे। यदि स्टूडेंट ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये CH3 और ये CH2,
और ये CH3 और ये CH3 CH2 NH2 CH3। तो स्टूडेंट कुछ ऐसा हो जाए तो कैसे लिखोगे बताओ। ये डायरेक्ट क्या कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन जुड़ा है, और नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, कैटेगरी कार्बन हो गया, 2 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। तो हम बोलते हैं सेकेंडरी एमाइंस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ 1 से जुड़ा है, यहाँ डायरेक्ट 1 से जुड़ा है, यहाँ 2 से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन। ये हल्की हल्की बातें हैं, इनको समझना जरूरी होता है। बातें करते हैं हम अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन किसे कहते हैं, बहुत ही जरूरत पड़ती है वहां पर। हमें 11वीं क्लास में सीख चुके हैं, जरा यहाँ पे भी बातें कर लेते हैं। तो ध्यान दे स्टूडेंट, आप नोट कर लेना कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। अल्फा कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो। जैसे कि यहाँ पे समझिए, मेरे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कोई भी ले सकते हो, इससे जो जुड़ा है कार्बन उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। जरा समझे स्टूडेंट, बताइए ये कौन है? अल्फा कार्बन है। क्लियर? इसमें अल्फा कार्बन कौन होगा बताइए? इस फंक्शनल ग्रुप से कौन सा कार्बन जुड़ा है? ये कार्बन जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे हम? अल्फा। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? जिस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। समझ में आती है बात? अब स्टूडेंट, अब जो अल्फा का पड़ोसी कार्बन होगा, मैंने क्या बोला जी कि अल्फा का जो पड़ोसी कार्बन होगा उसे हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बीटा कार्बन। जरा ध्यान दें, बताइए मुझे कि यहाँ पर अल्फा का पड़ोसी कार्बन कौन है? तो अल्फा कार्बन का पड़ोसी कार्बन कौन है? बीटा। अब गामा किसे कहते हैं? और जो बीटा का पड़ोसी होगा, सिंपल बात है, जो बीटा का पड़ोसी होगा वो गामा कार्बन कहलाएगा। तो बीटा का पड़ोसी कार्बन कौन हो गया? ये गामा कार्बन होगा। क्लियर? सुना, अब बात करें इसमें अल्फा कार्बन का पड़ोसी कौन हो जाएगा? इधर वाला भी हो सकता है और इधर वाला भी हो सकता है पड़ोसी। अब बीटा का पड़ोसी कार्बन कौन हो गए? ये कौन हो जाएगा? गामा कार्बन हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आती है? बातें करते हैं संगरण की। संगरण कैसे ज्ञात करते हैं? हमने 11वीं क्लास में बताया था कि संगरण कैसे ज्ञात किया जाता है। और संगरण जो होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, और क्या जोड़ते हैं उसमें? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो संगरण ज्ञात करने की ट्रिक है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। स्टूडेंट ध्यान दें कि हमारे पास s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है इसमें, और ये p ऑर्बिटल है। इसमें कितने कक्षक हो गए हमारे पास? 3 हो गए। क्लियर? ये इस उपकोष में कितने कक्षक हो गए? 3 कक्षक होते हैं, आपने जाना है। यदि एक s और एक p यानी 2 कक्षक भाग लेती हैं, यानी s और p, तो उसे हम बोलते हैं sp। यदि 3 कक्षक भाग लेते हैं, एक s और 2 p भाग लेती हैं, तो उसे बोलते हैं sp2। यदि 4 कक्षक भाग लेती हैं उसे बोलते हैं sp3, यानी एक s और p3। और भी आगे हो सकता है, d भी भाग ले आगे भी हो सकता है। क्लियर? स्टूडेंट अब बातें करें, जरा समझे कि सिंगल बॉन्ड जितने होंगे प्लस लोन पेयर जितने होंगे उस संकरण हमें उससे हम ज्ञात कैसे करते हैं, वो आपने 11वीं क्लास में भी समझा था। जरा यहाँ बातें करते हैं, जरा समझे। स्टूडेंट आपने सीखा है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा। इस कार्बन के पास जो है एक सिग्मा इधर से है, एक सिग्मा इधर से है, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से। तो स्टूडेंट इसके पास कितने सिग्मा हो गए? 4 हो गए। 4 के लिए संकरण कौन हो जाएगा? sp3, यानी एक s और 3 p। तो इस पर संकरण कौन हो जाएगा? sp3। ध्यान रखना स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होगा कल से इसका। मैं आपसे पूछूंगा संकरण कौन सा है, तो आपको कठिनाई नहीं हो कि अल्फा बीटा कार्बन कौन होता है, वो भी कठिनाई ना हो, और संकरण में भी पहचानने में कोई कठिनाई ना हो। इसमें बात करें, देखो एक सिग्मा होता है, इसमें एक पाई होता है, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, तो कितने सिग्मा हो गए? 3। तो 3 के लिए कौन आ जाएगा? sp2। कितना आ जाएगा? sp2। क्लियर? उसमें बातें करें सेकंड में भी, सेकंड में देखो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, तो 3 के लिए क्या आता है? sp2। 3 के लिए क्या आता है? sp2। क्लियर? बात समझ में आती है? उसके बाद इस कार्बन की बातें करें स्टूडेंट्स, ये कार्बन में देखो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये, और नीचे क्या पाई होते हैं? 2 पाई होते हैं। इस कार्बन के पास क्या सिग्मा है? 2। तो यहाँ जो संकरण हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? sp। कौन हो जाएगा? sp। क्लियर? बात समझ में आती है? ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? sp हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा? sp। बातें करते हैं विदलन किसे, विदलन पढ़ा थे आपने, विदलन 11वीं क्लास में सीखे थे। जरा हल्की हल्की बातें करते हैं कि किसी अभिक्रिया में स्टूडेंट होता क्या है, आपने सीखा था किसी अभिक्रिया में होता क्या है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। आपने क्या सीखा था कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। समझ में आती है बात?
अब बातें करते हैं कि जो विदलन होता है उसमें दो प्रकार का होता है। बॉन्ड का टूटना किस प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ा था। मान लीजिए मेरे पास कोई अणु है, वो ए और बी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ए और बी से। तो स्टूडेंट्स पर आक्रमणकारी जो आक्रमणकारी अभिकर्मक आपने सीखा है, उस पर जो अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटते क्यों है? क्योंकि आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनने की प्रक्रिया चालू होगी। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, इसमें होता क्या है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, आपस में साझेदारी हो रही है। यदि बॉन्ड इस प्रकार टूटे कि साझे का इलेक्ट्रॉन लेकर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर साझे का अलग हो जाए, तो जो बनता है यहाँ पर ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके हो गया अलग और ये भी इलेक्ट्रॉन लेके हो गया। तो इसको हमने क्या पढ़ा है? मुक्त मूलक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इसको हमने मुक्त मूलक। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि मुक्त मूलक है, ये समांश विलयन में तैयार होता है। समांश विलयन में क्या होता है? मुक्त मूलक बनते हैं। अब उसमें बातें करें, उसमें क्या हो, यदि हमारे पास ये अणु इस प्रकार है कि जो इनके बीच में जो विदलन है, इनके बीच में जो बॉन्ड का ब्रेक है, बॉन्ड जो ब्रेक हो इस प्रकार हो कि साझे का इलेक्ट्रॉन कि किसी एक परमाणु पर चला जाए, किसी एक परमाणु पर आ जाए, किसी एक परमाणु पर पहुंच जाए, जो अधिक क्रियाशील होगा और जिससे प्रभाव अधिक होगा। वो बहुत सारी बातें की थी। साझे का इलेक्ट्रॉन किसी एक पर हो जाए, इसका मतलब है कि ए का इलेक्ट्रॉन यदि बी में पहुंच गया तो बी के पास हो जाएंगे 2। बी के पास इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण इस पर अधिकता हो जाएगी। अधिकता पर चार्ज कैसा आएगा? माइनस का आ जाएगा। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन लिया है साझे का, उस पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो जिसमें धनावेश और ऋणावेश आ जाएंगे। तो स्टूडेंट हमने यह सीखा था कि विदलन दो प्रकार के होते हैं, समांश और विषमांश। समांश में क्या होता है? साझे के इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अलग अलग हो जाते हैं और मुक्त मूलक बनता है। और हमने सीखा था विषमांश विदलन में, विषमांश जो विदलन होता है उसमें क्या होता है? किसी साझे का इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर आ जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट आज हम हल्की हल्की हमने बातें की थी, कुछ और बातें होती है वो आप बुक से पढ़ना, ऐसी कुछ बातें प्रयोग में आती रहेंगी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप रिवाइज करोगे। यदि कोई रुकावट आती है स्टूडेंट्स, मैं बीच बीच में भी आपको 11वीं बातें हल्की हल्की बताता रहूँगा, जैसे कि मैंने आज बातें की है। और मैं हल्की हल्की बातें जैसे मैं पढ़ाऊँगा, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया और IUPAC नामकरण, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, और आपने रिवाइज करें और ध्यान रहे। होमवर्क के रूप में आज इन्हें नोट करोगे, फेयर में स्क्रीनशॉट लोगे आप हर टाइम, जो मैंने लिखा है इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लोगे, आपने फेम नोट करोगे जो 2 पेज छुड़वाए हैं, और आप रिवाइज करोगे 11वीं क्लास की बातों को। IUPAC नाम, योगात्मक अभिक्रिया, विदलन, इफेक्ट, बहुत सारी बातों को रिवाइज करोगे। स्टूडेंट कल से हम नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा, पहली क्लास में हम जो लिखाएंगे हेलो एल्केन और हेलो